हाँ जी, नमस्कार फ्रेंड्स। सुधार एजुकेटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है विक्रम सुथार और आज मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ जो साइंस के मैंने एमसीक्यूज़ का जो सिलसिला जारी किया है उसको। तो इसमें हम जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें 80 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके जर्नल साइंस की जो प्ले लिस्ट है उसके अंदर जाके आप उसके 80 क्वेश्चन को देख सकते हो। आज मैं उससे आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है। फूल्स गोल्ड किसको कहते हैं? माफ़ कीजिएगा। हाँ जी, देखिए, फूल्स गोल्ड। फूल्स गोल्ड किसको कहा जाता है? फूल्स गोल्ड। ठीक है, ये कहा जाता है जी FeS को, जिसे हम बोलते हैं फेरस सल्फाइड। ठीक है जी, देख लीजिए इसका आंसर आपके सामने आ चुका है आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये लीजिए, प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड, या फिर इसे हम आयरन पायराइड्स भी बोलते हैं जी। क्या बोलते हैं इसको? आयरन पायराइड। देख लीजिए, ये एक आयरन पायराइड जो है ये, और एक होता है CuS, इसे हम बोलते हैं जी कॉपर पायराइड। कॉपर पायराइड्स, जिसके अंदर सल्फर ऐड हो उसको हम बोल देते हैं जी पायराइड्स। आप इस बात को याद रखेंगे। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके ऊपर आप 3-4 स्टार लगा लीजिए, 4 स्टार लगा लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेनक्रिएटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो पेनक्रियाज। पेनक्रियाज देखिए, लीवर के बाद में पेनक्रियाज आता है, जिसे आप बोलते हैं पित्ता, और पित्ते की थैली, उसके अंदर पेनक्रिएटिक जूस होते हैं। क्या होते हैं जी? पेनक्रिएटिक जूसेस। अब पूछा जाता है इस पेनक्रिएटिक जूस के अंदर कौन सा एंजाइम जो है वो पाया जाता है। लीजिए, आंसर है आपके स्क्रीन पर। आंसर है जी ट्रिप्सिन। क्या है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन आपका आंसर है, जो पेप्टाइड को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है, ट्रिप्सिन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आंतों में यानी कि इंटेस्टाइन में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है। एक बात तो आप ये जान लीजिए कि आंत जो है उसके अंदर प्रोटीन के जो है उसके अंदर अमीनो अम्ल में कन्वर्ट कर दिया जाता है प्रोटीन को। देखिए, कोई भी प्रोटीन है, इस प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट किया जाता है, अमाइनो एसिड्स में। ठीक है, और ये अमाइनो एसिड्स ही हमारे शरीर के अंदर यूज़ होते हैं प्रोटीन की फॉर्म में। देखिए, इसका आंसर है पेप्सिन एंजाइम। तो ये 3 तरह के हैं जी। पेप्सिन, बता देता हूँ आपको, पेप्सिन, रेनिन एंड ट्रिप्सिन। ये 3 एंजाइम हैं जो प्रोटीन को क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं या फिर पचाते हैं। आप ये बात याद रखेंगे, पेप्सिन, रेनिन एंड ट्रिप्सिन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके स्क्रीन पे। आस्ट्रो डी क्या है? हमें आस्ट्रो डी के बारे में बताने हैं, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाली एक जापानी एक्सरे उपग्रह को हम आस्ट्रो डी कहते हैं। ये क्या है? एक जापानी उपग्रह है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है, देखिए एक बात ध्यान दीजिए, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, थोड़ा क्लियर कर देता हूँ इसको जी। हाँ जी, ये सारा क्लियर हो गया। अब देखिए, ये मान लीजिए पृथ्वी है। तो पृथ्वी अब हो क्या रहा है? पृथ्वी कल ही मैंने बताया था पूर्व से पश्चिम की ओर ये घूम रही है, इस तरीके से ये घूम रही है। ठीक है, अब मान लीजिए ध्रुव तारा यहाँ पर है, जहाँ पे मैंने बनाई है इसके सॉरी इसके एक्सिस के बिल्कुल सामने, इसके वर्टिकल एक्सिस है, इसके ऊपर है। तो अब ये चाहे कितनी ही घूमे, ये पॉइंट नहीं घूमने वाला, रोटेट नहीं होने वाला है। इसी वजह से ये जो तारा है हमें हर समय एक ही स्थान पर दिखाई देता है। होप सो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है
तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है जी। मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है? तो देख लीजिए, ये 72 टाइम्स, 72 टाइम्स। अगर बच्चों को पूछे तो बच्चों का होता है जी 130 से 140 टाइम्स। बच्चों का दिल है वो बहुत ज़्यादा बार धड़कता है, ये भी आप याद रखेंगे। 72 टाइम्स है। अगर किसी एथलीट की बात करें, एक एथलीट है अच्छा जिसने बहुत ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस कर रखी है, तो उसकी 60 टाइम तक आ सकता है ये। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, सॉरी माफ कीजिएगा, मैंने आंसर भी साथ साथ बता दिया है। स्पिग्नोफेनोमीटर नामक यंत्र जो है वो किसको मापा जाता है? तो ये अभी मैंने कल बताया था आपको, ब्लड प्रेशर मापने के काम आता है ये ब्लड प्रेशर। और ये ब्लड प्रेशर 2 टाइप का होता है, जिसे हम 120 और 180 लिखते हैं। 80 होता है डायस्टोलिक और 120 जो होता है वो होता है सिस्टोलिक। याद रखने का तरीका मैंने बताया था, 80 पहले आता है, उसी तरह से डी पहले आता है, 120 बाद में आता है, उसी तरह से एस बाद में आता है। ठीक है, तो आंसर देख लीजिए आपकी स्क्रीन के ऊपर। रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? स्पाइग्नोमेनोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो एक बात ध्यान दे दीजिए, कार्ल लैंडस्टीनर जो था, लैंडस्टीनर, इसने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। किसकी जी? ब्लड ग्रुप की खोज की थी इसने। ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप कौन से होते हैं? ए बी एंड ओ। इनको हम क्या बोलते हैं? ब्लड ग्रुप। 4 टाइप के ही होते हैं, देख लीजिए। रक्त समूह की यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी इसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आगे देंगे, जब मैं ब्लड का पूरा आपको एक लेक्चर करवाऊंगा, उसके अंदर मैं ब्लड की पूरी जानकारी दूंगा। कौन से जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर होते हैं, मतलब हर किसी से ब्लड ले सकते हैं, और कौन सा हर किसी को ब्लड दे सकता है, कौन सा है जो रेयर है, इस सब के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जो आने वाले दिनों में मैं एक लेक्चर आपको अपलोड कर दूंगा पूरा का पूरा ब्लड के ऊपर। चलिए देखते हैं। देखिए, जल नीला क्यों दिखाई देता है? इसका सभी को पता है, जल के कणों द्वारा प्रकाश में प्रकीर्णन के कारण यानी कि डिफ्यूजन ऑफ लाइट के कारण हमें जल का रंग जो है वो नीला दिखाई देता है। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसके ऊपर 3 स्टार लगा लीजिए। तो ये हमें बताना है किस गैस का प्रमुख यौगिक है। देख लीजिए स्क्रीन पर, आप आंसर है आपका नाइट्रोजन। ये याद रखिएगा जी, नाइट्रोजन गैस का जो प्रमुख यौगिक कौन सा है? प्रोटीन जो है नाइट्रोजन गैस का प्रमुख यौगिक है। आप इसे याद रखेंगे। ठीक है जी, समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एथोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? एथोलॉजी में, तो एथोलॉजी में जानवरों का जो व्यवहार है उसको अध्ययन किया जाता है, और इसके लिए एक सामान्य वातावरण उनको दिया जाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, जितने भी हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, या फिर जिसको मैं कहूँ अपने जो नेशनल पार्क हैं, नेशनल पार्क्स, इनके अंदर जितनी भी हैबिटेंट है, अगर हम उनका जो व्यवहार है वो हम स्टडी करें, ठीक है, तो उस स्टडी को जो हम कहते हैं उसे बोलते हैं जी इथोलॉजी। क्या बोलते हैं? इथोलॉजी। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कहा है? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र से वे कौन थी? ये बता देता हूं जी आपको, कौन थी? मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी, मैडम क्यूरी इनको बोला जाता है, मैडम क्यूरी। और ये वही महिला है जिनको 2 बार अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल प्राइज मिला है। अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल प्राइज मिला है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में पूछा गया है, आप याद रखेंगे। कौन से क्षेत्रों में? एक तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में, और दूसरा फिजिक्स के क्षेत्र में। हमारे मैडम क्यूरी जो हैं, इनको क्या मिला है? नोबेल प्राइज मिला है 2 अलग अलग क्षेत्रों में। ये पहली महिला है जिन्होंने ऐसा किया था कारनामा। तो आंसर देख लीजिए इसका, मैडम क्यूरी को 1930 के अंदर भौतिक विज्ञान में यानी कि फिजिक्स के केस में मिला था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपकी
स्क्रीन पर पानी में सुई डूब जाती है जबकि बारी बारी जहाज तैरते रहते हैं, इसका कारण क्या है? ठीक है, तो इसका कारण देख लीजिए जी, मैं आपको समझा देता हूं कारण। इसका कारण एक तो बर्नौलीज थ्योरम +1 के अंदर चैप्टर है। इन्होंने बर्नौलीज ने थ्योरी दी थी एक, इसके अंदर ये बताया गया। देखिए, ये मान लीजिए एक समुद्री जहाज है, ये समुद्री बेड़ा है एक, ठीक है। ये बताएगा पानी के अंदर ये कब डूबेगा और कब ये तैरेगा। ये मान लीजिए पानी है, इसके ऊपर ये जहाज तैर रहा है। बिल्कुल सतह पे कब तैरेगा? जब इसकी डेंसिटी यानी कि पानी की डेंसिटी और हमारे जहाज की डेंसिटी यानी कि घनत्व जब हो इक्वल हो, क्या हो जाए? बराबर हो जाए। अगर ये थोड़ा सा बढ़ गया तो ये डूब के तैरना स्टार्ट कर देगा, पर अगर इसका घनत्व जो है बहुत ज़्यादा हो जाए एज कंपेयर टू वाटर, तो ये इसके अंदर क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। तो जब तक घनत्व बराबर रहेगा तब तक वो तैरता रहेगा। ये कहता है बर्नौलीज थ्योरम। पर सुई के केस के अंदर क्या होता है? देखिए, ये मान लीजिए एक सुई है, आगे से पूरी तिखी, ये इसका पीछे वाला मुंह है। ये पानी की जो सरफेस टेंशन वाली है इसको चीर देती है और खुद अंदर चली जाती है। पर जहाज जो है उसका सरफेस एरिया जो है काफ़ी बड़ा होता है, जिसके वजह से देखिए वॉल्यूम और डेंसिटी किस निकालते हैं? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम उसका क्या आ जाता है? कम हो जाता है, जिसकी वजह से डेंसिटी बढ़ जाती है और डेंसिटी बढ़ते से ही ये डूब जाती है। पर इसके केस में क्या होता है? इसका एरिया ज़्यादा होता है, वॉल्यूम भी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से घनत्व जो है कम हो जाता है और पानी के बराबर हो जाता है, जिसकी वजह से ये तैरने लग जाता है। होप सो आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसका आंसर आप देख लीजिए, ये रहा। जहाज में डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के बराबर होता है, यानी कि गंतव्य के बराबर होता है, इसीलिए वह पलवन करता है। और सुई द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, जिससे सुई पानी में डूब जाती है। और ये सारा का सारा कंसेप्ट किसने बताया था? याद रखेंगे आप, बर्नौली ने। किसने जी? बर्नौली ने। इसी को ही बर्नौलीज थ्योरम बोला जाता है। आप ये बात याद रखेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, भारत का स्वदेश निर्मित यानी कि इंडिजीनियसली बिल्ट दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? ये रहा आपके आंसर, इनसेट 2A। कौन सा है जी? इनसेट 2A। ये भी अब बात आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में कौन सा विटामिन आता है? हाँ जी, बताइए कौन सा विटामिन आता है? तो इसके अंदर आता है जी विटामिन डी। कौन सा? विटामिन डी। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में विटामिन डी का जो है रासायनिक नाम बताएंगे। बाकी जैसे ही मैं विटामिन की एक पूरी की पूरी वीडियो लेके आऊँगा, उसके अंदर मैं विटामिन से रिलेटेड पूरे क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। चांसेस है विटामिन पे मैं कल लेके आऊँ वीडियो, और ब्लड पे मैं परसों लेके आऊँ। ये दोनों वीडियो मैं शायद प्रोवाइड आपको करवा दूंगा, और सुबह ये मिलेगी आपको। अगर मुझे टाइम मिला तो सुबह ही मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, और शाम को ये अपना कंटिन्यू रहेगा। शाम को ये जो सेशन है ये कंटिन्यू रहेगा, जिसके अंदर हम क्वेश्चन MCQs जो साइंस के हैं वो करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लग रहा है तो आप इसको प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में ही इसको ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, और आपको ये ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए, आपको ये चैनल जो है उसको ज्वाइन भी करना चाहिए। ठीक है, आपसे मैं बस इतनी ही मांग कर रहा हूँ। और जो अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, वरना वहाँ पर डिसलाइक का बटन होता है, उसे प्रेस कीजिए और निकल लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा जी, हेली पुछल तारा यानी कि हेलेस कॉमेट प्रतिदिन कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? तो ये 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, याद रखिएगा। 76 वर्ष बाद जो है हमारा हेली पुछल तारा दिखाई देता है। और ये पिछली बार कब दिखाई दिया था, कौन से ईयर में दिखाई दिया था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ जो है रात में सुरक्षित उड़ती है? तो ये अल्ट्रा सोनिक वेव्स होते हैं, जिसे हम बोलते हैं जी प्राश्रव्य तरंगे। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो सबसे पहले तो जान लीजिए HIV की फुल फॉर्म इसकी होती है जी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अब ये डेफिशिएंसी की मतलब होता है कमी, इम्यूनो मतलब बीमारी से लड़ने की क्षमता, ह्यूमन मतलब आदमी की। ठीक है, तो ये हमारे जो WBCs हैं यानी कि वाइट ब्लड सेल हैं, इनको ये ख़त्म कर देती है बीमारी। और इसी की वजह से एक बात और ध्यान दीजिए, HIV की अगर हम रोकथाम रखते हैं तो ये एड्स में कन्वर्ट नहीं होता है। एक मुझे आप बताएंगे, चलिए मैं बता ही देता हूँ आपको। एड्स को जांचने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। कौन सा टेस्ट? एलिसा टेस्ट किया जाता है। इस एलिसा की फुल फॉर्म आप मुझे बताएंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे एलिसा की फुल फॉर्म। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एलिसा की फुल फॉर्म ज़रूर बता दूंगा। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके एलिसा की फुल फॉर्म बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रक्त का थक्का जमाने का कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो ये जी बता देता हूँ आपको, विटामिन के सहायक होता है जी। कौन सा? विटामिन के। इसका रासायनिक नाम क्या होता है वो आपको मैं बता देता हूँ। हाँ जी, देखिए सारे के सारे विटामिन जो नाम हैं उनको नाम याद करने का एक सिंपल सा तरीका है, वो है जी र फर एक टाफी। ठीक है, तो इससे बनेगा जी टोकोफेरोल। टोकोफेरोल आप याद रखेंगे, विटामिन के का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। इससे जी थे से थायामीन, बी का ए से रेटिनोल, ए का रेटिनोल, बी का थायामीन और सी का एस्कॉर्बिक एसिड। ये पैर नहीं होता, ए से एस्कॉर्बिक एसिड। डी का मैंने आपसे पूछा है रासायनिक नाम, तो वो आप जरूर बताएंगे। ई का बता दीजिए, ई को ही हम ब्यूटी हार्मोन कहते हैं, ब्यूटी हार्मोन। इसके कैप्सूल भी आते हैं, विटामिन ई कैप्सूल। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, तो आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी विटामिन के बारे में। बाकी मैं विटामिन का जब लेक्चर करवाऊंगा तो आपको पूरा और डिटेल में करवा दूंगा। ठीक है, अभी इसको मैं मिटा देता हूँ और बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बढ़ते हैं। हाँ जी, विटामिन के हो गया। एम्पियर सेकंड मात्रक किसका है? देखिए करंट पर सेकंड मात्रक हमसे पूछा गया है। हाँ जी, बताइए। एम्पियर सेकंड, सॉरी एम्पियर पर सेकंड बता दिया मैंने, एम्पियर सेकंड तो ये बता देता हूँ, एम्पियर करंट का होता है, सेकंड टाइम का होता है। सोचिए आपके लिए टाइम है और ये रहा आपके सामने आंसर। आवेश की मात्रा को एम्पियर सेकंड जो है इसका मात्रक है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो ये आप नोट करके रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। हाँ जी, लाफिंग गैस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है जी नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। अगर आपने हाउसफुल मूवी देखी है, हाउसफुल मूवी थी, उसके अंदर जो संता बंता जो आते हैं वो सरदार जी, वो क्या करते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाना होता है, क्या होता है जी ऑक्सीजन का सिलेंडर, ऑक्सीजन की सिलेंडर की जगह N2O लगा देते हैं, जिसके ऊपर लिखा होता है लाफिंग गैस। और ये जो लाफिंग गैस है, इसी की वजह से वो सब के सब हंसने लग जाते हैं। अक्षय कुमार वाली जो हाउसफुल मूवी है उसके अंदर आप देखिए, अगर आपने नहीं देखी है तो आपको पता लग जाएगा। और ये जो लाफिंग गैस है ये हॉस्पिटल के अंदर यूज़ होती है, डेंटल हॉस्पिटल जो होते हैं वहाँ इसका यूज़ किया जाता है, डेंटल हॉस्पिटल्स में। ठीक है, होप सो आपको याद रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, ये रहा नाइट्रस ऑक्साइड आपके स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृह चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है किसके द्वारा? ये जी लो कवर में रखकर, लो के कवर के अंदर रख दिए
और जितने भी बार के अंदर चुंबकीय प्रभाव होते हैं उनको रोका जाता है। चलिए देखिए 103वां क्वेश्चन, परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? कल ही मैंने बताया था आपको, इसके अंदर होती है जी फिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है? फिशन रिएक्शन। सन के अंदर कौन सी होती है जी? फ्यूजन। सन के अंदर कौन सी होती है? फ्यूजन। एटॉमिक बम के अंदर कौन सी होती है? एटॉमिक बम के अंदर भी फिशन रिएक्शन होती है। चलिए देख लीजिए, ये मैंने बता दिया आपको। ओ सॉरी, न्यूक्लियर फ्यूजन, इसके अंदर फ्यूजन होती है और इसके अंदर फिशन होती है एटॉमिक बम के अंदर, इसके अंदर सन के अंदर, और अपने न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर कौन सी होती है जी? फ्यूजन होती है। सॉरी, माफ कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? बताइए, नेगेटिव या पॉजिटिव? तो किरणों के ऊपर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है। किरणें जो होती है वो न्यूट्रल होती है। इसके बारे में मैं थोड़ी बातें आपको बता देता हूँ। किरणें जो होगी वो न्यूट्रल होगी। दूसरी, लाइट की किरणें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जो है वो ट्रेवल करेगी। तीसरी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नेक्स्ट और देख लीजिए, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। एक बात और, इनको मतलब जो मीडियम होता है उसकी आवश्यकता नहीं होती, मीडियम नॉट रिक्वायर्ड। एक बार और देख लीजिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो सबसे ज़्यादा जो है सॉरी, हिंदी में क्या कहते हैं उसको भूल गया मैं, निर्वात। निर्वात, निर्वात के अंदर सबसे ज़्यादा स्पीड उसकी होती है। हिंदी में मुझे थोड़ी दिक्कत है तो माफ़ कीजिएगा, इतना आप एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है, ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, तो जीवाश्मों की आयु पता लगाने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो ये किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। अगर किडनी खराब हो जाए तो हमें डायलिसिस का यूज़ करते हैं, और किडनी फंक्शन टेस्ट किया जाता है तो उसके अंदर ब्लड यूरिया और क्रिएटिनाइन यानी कि सीरम क्रिएटिनाइन चेक किया जाता है। चलिए, हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? हाइड्रोफाइट जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समानांतर दर्पणों के बीच में रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो ये अनेक प्रतिबिंब बनते हैं, बहुत सारे प्रतिबिंब, बहुत सारे प्रतिबिंब बनते हैं। कैसे बनते हैं इसको मैं एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हमारे यहाँ पर एक रामगढ़ के अंदर मंदिर है भगवान शिव का, तो उसके अंदर जो मंदिर है वो उसके अंदर मूर्ति रखी हुई है और उसके पैरेलल के अंदर शीशे लगाए हुए हैं, बिल्कुल आमने सामने शीशे लगाए हुए हैं। तो जब हम मतलब वहाँ पर माथा टेकने जाते थे तो मुझे छोटा सा था, मैं उसको मुझे अंदर करके दिखाते थे भी इसके अंदर बहुत सारी मूर्तियाँ लगी हुई है लाइन वाइज। जब हम देखते थे दोनों साइड बहुत सारी मूर्तियाँ होती थी, और मैं बाहर आके जब हम उनके मंदिर के बाहर फेरी लगाते थे मैं देखता हूँ वहाँ पर कोई मूर्तियाँ नहीं है, भी छोटा सा है उसके अंदर इतनी मूर्तियाँ कैसे हैं? तो मुझे वो चंबा होता था उस वक्त भी, इतने छोटे से मंदिर के अंदर इतनी ज़्यादा मूर्तियाँ कैसे हैं? मुझे ये नहीं पता था दोनों तरफ समानांतर जो है शीशे रखे गए हैं। जब बड़ा हुआ तब मुझे जाके पता चला, पर उस वक्त दो भगवान पे बड़ा विश्वास होता था, भी मंदिर के अंदर भगवान है इसी वजह से इतनी मूर्तियाँ दिखाई दे रही है और छोटी सी जगह पर इतनी मूर्तियाँ हैं। आजकल भी मैं छोटे बच्चों को उनको दिखाता हूँ ताकि उनके अंदर आस्था बनी रहे। ठीक है, चलो वो एक अलग विषय है, उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। मेरा सिर्फ समझाने का विषय था कि जब भी दो समानांतर दर्पणों के बीच के अंदर कोई चीज़ रखी जाती है तो उसकी जो प्रतिबिंब बनती है वो अनंत बनती है, बहुत ज़्यादा बनती है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, दो समानांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? तो उसका आंसर होता है जी दूसरा, जो है सबसे चमकीला प्रतिबिंब होता है। ये आप याद रखेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 5 स्टार आप मार्क कर लीजिए। मार्क 5 स्टार, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। आप इस क्वेश्चन का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छा भी लगा होगा। कारण क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पता करके ज़रूर बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल का जल के तल पर फैल जाने का कारण क्या है? तो उसका घनत्व जो है वो कम होता है, जिसकी वजह से वो तेल जो है उसके ऊपर फैल जाता है।
तेल का पृष्ठ तनाव, यानी कि इसको हम बोलते क्या हैं, देख लीजिए। जो हमारी बारिश की बूंदें होती हैं, किसकी बूंदें जी? बारिश की बूंदें, वो भी गोल होती हैं, ठीक है। इसका कारण भी क्या होता है? पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इसका कारण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार आप इसको मार्क कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेंसिल का लेड होता है ग्रेफाइट का बना हुआ होता है, सबको पता है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन वहां कम होता है, घर्षण कम होता है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? ध्यान दीजिए, एक बात देखिए, ये मान लीजिए पेंडुलम है जिसे हम लोलक बोल रहे हैं, ये पेंडुलम है, घड़ी का पेंडुलम। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है गर्मियों में। अब इंक्रीज होने पर इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लंबाई है, लेंथ, वो क्या कर जाती है जी? इंक्रीज कर जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है, बढ़ जाती है। अब बढ़ने के कारण इसका जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड यानी कि पहले 1 सेकंड के अंदर इसने अपना रोटेशन पूरा करना था, पर अब इसकी लंबाई बढ़ जाने के कारण इसका जो टाइम पीरियड है वो भी क्या हो गया? लंबा हो गया। यानी कि जहाँ पर अब ये 1 सेकंड में पहले अपनी दूरी पूरी कर रहा था, अब ये 1 से 2 सेकंड, 1 से थोड़ी सी बढ़ जाएगी, यानी कि 1.001 तक बढ़ जाती है, मान लीजिए इतनी की बढ़ती है। तो इसकी वजह से क्या होता है? टाइम में डिफरेंस आ जाता है और लोलक घड़ियाँ जो है वो क्या हो जाती है? सुस्त हो जाती है। आंसर आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, ये लीजिए। लोलक घड़ियाँ की लंबाई बढ़ जाने के कारण उनका आवर्तकाल भी बढ़ जाता है और घड़ियाँ सुस्त हो जाती हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री से कम ताप पर क्यों उबलता है? इसका कारण है प्रेशर। देखिए, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, प्रेशर क्या करता है? कम हो जाता है। प्रेशर कम हो जाता है, वायु दाब जो है वो कम हो जाता है, एयर प्रेशर जिसे हम बोलते हैं कम हो जाता है। अब एक बार आप देख लीजिए, हमें ये पता है PV इज इक्वल टू NRT होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं गैस लॉज के अंदर, गैस लॉज के अंदर आपने पढ़ा होगा। तो इसी तरीके से आप देख लीजिए, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। तो जितना प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर भी उतना ही चाहिए, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट भी उतना होगा। पर ऊंचे स्थानों पर टेम्परेचर प्रेशर भी कम हो रहा है तो टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। इसी वजह से ये 100 डिग्री से कम ताप पर क्या होता है? उबलने लग जाता है। सिंपल सा आपको ये याद रखना है। और P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T जो होता है, ये कौन सा ला है जी? चार्ल्स ला। कौन सा ला है? चार्ल्स ला। P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, ये कौन सा ला है जी? वोयल्स ला। कौन सा ला है? वोयल्स ला। ये भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं HSSC में, इनको भी आप ध्यान में रखें। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहले इसका आंसर देख लेते हैं, ये रहा, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब जो है वो कम हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पित्तल किसकी मिश्र धातु है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिए और बताइए किसकी है मिश्र धातु। ये रही जी जस्ता और तांबा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसों की दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ये कहलाता है जी मैनोमीटर। ये भी एक इम्पोर्टेंट एंड अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप याद रखेंगे। मैनोमीटर से मापी जाती है एयर की प्रेशर, यानी कि गैसों का जो दाब है वो मैनोमीटर से मापा जाता है। ये लीजिए एक गैस, जिसको है ना, जो ये टायर के अंदर हम हवा भराने जाते हैं, हमारा जो टायर है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, अरे क्या हो रहा है भाई, ये जो टायर है इसके अंदर अगर हवा भराने जा रहे हो तो वो बोलेगा जी गैस, क्या बोलता है इसको? अरे क्या हो रहा है, उसको ये बोलता है गैस, पर वो गैस नहीं होता, वो क्या होता है? मैनोमीटर, जिससे हवा का प्रेशर मापते हैं। वो हम बोलते हैं ना 50 कर दे, 60 कर दे टायर के अंदर, वही होता है ये मैनोमीटर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रोम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है?
बहुत ही अच्छा नाम है, ध्रुव इनका नाम इनका रखा गया है। ये आप याद रखेंगे, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए 18वां, अग्राशयी रस में पाया जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को किस में बदलता है? तो ये पेप्टाइड्स में बदल देता है। मैंने ये पहले भी बता दिया है आपको। जैसे ही हम अपना पाचन तंत्र करेंगे उसके अंदर मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको समझा दूंगा, कौन सा एंजाइम किसको किस में बदलता है, कहाँ पर वसा की जो है पाचन होती है, कहाँ पर प्रोटीन की पाचन होती है, सब आपको बताया जाएगा और जल्दी मैं वो लेक्चर लेके आऊँगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य में दाद यानी कि रिंगवॉर्म रोग किसके कारण होता है? ये फंगस के कारण होता है जिसका नाम होता है माइक्रोस्पर्म। अब एक बात, माइक्रोस्पोम, एक बात याद रखिए। देखिए जो आजकल जो रिंगवॉर्म है, एक तो ये फैलता बहुत है, दूसरा ये सरफेस फीडर होता है। अगर घर में किसी एक को हो गया तो ये उससे कपड़ों से लग के दूसरों को भी हो जाता है और पूरी फैमिली को हो जाता है, फैमिली से पूरी गांव को हो जाता है। और ये एक बार होने के बाद इसकी दवाई बहुत लंबी चलती है और लगातार दवाई खानी पड़ती है, नहीं तो दोबारा हो जाएगा। पूरी फैमिली को खानी पड़ेगी, पूरे गांव को खानी पड़ेगी, तब जाके ये कहीं ख़त्म होगा। तो ये कोरोना के बाद आज दूसरा रिंगवॉर्म जो है ऐसा बन गया है जिसके अंदर मतलब इसकी एक तो इसका जो दवाइयाँ हैं वो बहुत महंगी है, बहुत ज़्यादा महंगी दवाइयाँ इसकी। यानी कि ये इकोनॉमिकल डिजास्टर बनने जा रहा है, इकोनॉमिकल डिजास्टर का कारण बनेगा ये। हर एक गांव में फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो अपने सफाई रखें आसपास और इस रिंगवॉर्म से बचें। ठीक है, टीनिया स्पम सॉरी माफ़ कीजिएगा, टीनिया स्पोरम इसका पूरा नाम होता है, टीनिया स्पोरम। ठीक है, ये रिंग टाइप में फैलता है, ये इस तरह से रिंग बनते रहते हैं इसके, और बहुत ज़्यादा खुजली होती है। रात को जब आप सो रहे हो और गहरी नींद में हो तब इसकी खुजली स्टार्ट होती है और उस वक्त ऐसे दिल करता है बस उखाड़ फेंको। जितना आप इसको स्क्रैच करोगे उतना जल्दी ये आगे फैलेगा और हमारी बॉडी से ये सरफेस करता है। ये पैरासाइट होता है एक टाइप का। पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। मेरी ज़ुबान कहीं कहीं अड़ती है तो कोई अगर शब्द गलत निकल जाए तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कर्वी किस नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होता है? तो ये विटामिन सी की अभाव में होता है और इसके पीछे एक बहुत ही अच्छी कहानी है जो मैं आपको सुना देता हूँ। जब पहले यूरोप के अंदर ये स्कर्वी फैला था तो ये बहुत ज़्यादा क्या था, मतलब इतना ज़्यादा डिजास्टर बन गया था भी, हर कोई इससे मरने लग गया था। ठीक है, तो हुआ क्या था, हमारे नागपुर से एक जहाज, समुद्री बेड़ा, एक समुद्री बेड़ा पूरा का पूरा संतरों से भर के, संतरे जो थे वो भरे हुए थे इसके अंदर, और इसमें लगभग 452 लोग सवार थे। और ये किसकी तरफ जा रहे थे? ये कीनिया की तरफ जा रहे थे, यानी कि अफ्रीका की तरफ जा रहे थे जहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। ठीक है, तो ये बीच में कुछ ऐसी जगह पे रुके जहाँ पे स्कर्वी का जो रोग था वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। पर जैसे ये अफ्रीका उतरते हैं लोगों ने देखा भी इनमें से कोई भी बीमार नहीं हुआ। हालांकि ये वहाँ पर काफ़ी दिन तक रुके भी थे पर फिर भी ये लोग जो हैं बीमार नहीं हुए थे। अब अगर ये बीमार नहीं हुए थे तो लोगों के मन में शंका जागी भी ये बीमार क्यों नहीं हुए। तो उन्होंने टेस्ट किया और पाया भी ये लोग जो थे ना ये संतरे का आहार खा रहे थे इसके ऊपर ही। और संतरों में क्या होता है जी? विटामिन सी होता है। तो जो स्कर्वी के ऊपर काबू पाया गया था वो संतरे, नींबू और इन लोगों में से इनको दिया गया था, वहीं से उनको आइडिया आया था। ठीक है, आज मैंने ये कहानी आपको बता दी है क्योंकि टाइम काफ़ी है हमारे पास, इसीलिए आपको ये कहानी बता दी ताकि आप बोर ना हो और आपको इंटरेस्टिंग बातें भी पता चलें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम सबसे भारी धातु है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए, IMP क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है जी सिल्वर, AG, इसको बोलते हैं हम सिल्वर,
ए जी चांदी, और सिल्वर के बाद आता है जी कॉपर। अगर ऑप्शन में कॉपर है, सिल्वर है तो सिल्वर लगाएंगे, और कॉपर है तो कॉपर लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटाशियम का अयस्क कार्नेलाइट क्या है? ये है जी कार्नेलाइट का फार्मूला, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। KCl.MgCl2.6H2O, ये कार्नेलाइट का फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है कि कार्नेलाइट किसका है? कैल्शियम एंड पोटाशियम एंड मैग्नीशियम का बहुलक है ये। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है? तो हमें प्राप्त होता है जी सीसा, जिसे हम बोलते हैं लेड। यूरेनियम 238 जो है ये कन्वर्ट हो जाता है लेड में। किसमें जी? लेड में। ये पूरी की पूरी रिएक्शन है, आप इसे देख सकते हैं। इसे सिंपली आप गूगल करें और रिएक्शन देख लीजिए। चलिए, ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? डेसिबल। एक बात याद रखें, अगर 120 डेसिबल से ऊपर इंसान सुनता है तो वो मारा जाता है, वो खतरनाक होता है। 120 डेसिबल तक इंसान सुन सकता है, उसके बाद में वो इससे मारा जाता है, या उसको मतलब दिमाग के अंदर दौरा पड़ जाता है और वो जल्दी मर जाता है। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? क्रोमियम, निकल एंड लोहा। बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का क्या नाम है जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है? कल ही हमने पढ़ा था, फाइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से दही बनाने वाले के जीवाणु का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। पहले भी आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने लिखा है बैक्टीरियम लैक्टिनासाइड, ये इसका रासायनिक नाम है, ये भी आप याद रख सकते हैं। मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता होती है? तो ये शर्करा यानी कि शुगर, चीनी की। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसके बाद में ये सेशन यहीं हम समाप्त करेंगे, और आगे वाले क्वेश्चन हैं कल करेंगे। कल से हम इसको स्टार्ट कर देंगे दोबारा, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा नहीं बोल पाता तो, और लेक्चर भी काफ़ी बड़ा हो गया है। ये क्वेश्चन आप बताएंगे मुझे, स्वचालित ब्रेक किस नियम के आधार पर बने हैं? तो ये बने हैं जी पास्कल के नियम के आधार पर। किसके जी? पास्कल्स लॉ के ऊपर बने हुए हैं। होप सो आपको मेरा ये पूरी की पूरी मेहनत पसंद आई होगी। ठीक है, अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरा सेशन कैसा लग रहा है। हालांकि इस पे अभी व्यूज़ आने नहीं स्टार्ट हुए हैं, फिर भी मैं अपनी मेहनत को जारी रखूँगा। हो सकता है फ्यूचर में जब भी आपको इसकी ज़रूरत पड़े तो ज़रूर आप इसको देखेंगे, और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।